Hello students, welcome back to the video lecture series of crystal structure. पिछले वीडियो में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल को देख लिया था, उसके क्या स्टेप्स है वो भी हमने देख लिए थे। अब हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक ऑपरेशंस ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सिमेट्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर कितने टाइप के होते हैं और कैसे हम उन्हें डिफाइन करते हैं, और उसी के साथ में उसको हम लोग कैसे लिख करके आएंगे अगर ये एग्जाम के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग सिमेट्रिक ऑपरेशन को पढ़ना चाहें क्रिस्टल स्ट्रक्चर, देखो इस लाइन को अगेन रीड करते हैं बच्चों, सिमेट्रिक ऑपरेशन ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है वो तो हम लोगों को अच्छे से पता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली जब मेरे पास में जो मेरे लैटिस स्पेस लैटिस है उसके ऊपर बेसिस आकर के बैठ जाए, यानी कि बेसिस प्लस स्पेस लैटिस विल बी इक्वल टू व्हाट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब एक टर्म आती है सिमेट्रिक ऑपरेशन, ये क्या होती है यही मुझे क्या करना है, समझना है। तो ये पूरा का पूरा खेल बेस्ड है मेरा स्पेस लैटिस के ऊपर। तो जिन बच्चों को स्पेस लैटिस क्या होता है वो नहीं पता है तो वो पता करके ही इस वीडियो लेक्चर के अंदर बैठे, अदरवाइज आपको कुछ भी इस वीडियो लेक्चर में समझ में नहीं आएगा। तो हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक ऑपरेशन की। तो सिमेट्री ऑपरेशन बेसिकली वो ऑपरेशन होते हैं किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे, अगर मैं वो ऑपरेशन लगाऊं क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे और उसके बाद में क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वो क्या है पहले था, है ना, उसके ओरिएंटेशन में किसी भी प्रकार से कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस टाइप के ऑपरेशंस को मैं कहती हूँ सिमेट्रिक ऑपरेशंस। जैसे कि अगर देखो ये मेरा पेन है, ओके, इस पेन को अगर मैं 180 डिग्री पर घुमाऊं, ठीक है, तो ये इस तरीके से आज हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके ओरिएंटेशन के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, क्योंकि पहले जो निब था इसका वो मेरा क्या था, इस डायरेक्शन के अंदर निब था, अब मेरा निब क्या चला गया, इस डायरेक्शन के अंदर चला गया है। उसके अलावा अब अगर मैं इस पेन को और 180 डिग्री पे घुमा दूं, देखो अगेन, तो क्या मेरा इसका ओरिएंटेशन पहले जैसा हो गया है? तो आप कहोगे जी मैम बिल्कुल पहले जैसा ओरिएंटेशन हो गया है। यानी कि मैंने क्या किया, बेसिकली इस पेन को 2 बार 180 डिग्री पे घुमाया, तब जाकर के मेरा ये जो इसको अगर मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर अज्यूम करूं तो तब जाकर के मेरा पेन उसी ओरिएंटेशन में वापस आया। यानी कि 360 डिग्री अगर मैं घुमा दूं, 180 प्लस 180 360 डिग्री, 360 डिग्री इस पेन को अगर घुमा दूं, देखो यहां से डायरेक्टली कैसे घूमेगा ये 360 डिग्री, ठीक है, तब जाकर के मेरा पेन क्या आ जाएगा, उसी ओरिएंटेशन के अंदर वापस आ जाएगा। तो इस टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक ऑपरेशन। तो होता क्या है वो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको डिफाइन कैसे करें, ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए देखो पहले तो मैंने अपने देसी लैंग्वेज में ही लिखा है कि वो ऑपरेशन जो क्रिस्टल लैटिस को वैसा ही बना दे जैसा कि वो पहले था, उस टाइप के ऑपरेशंस को क्या कहती हूं मैं, क्रिस्टल ऑपरेशंस, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो सिमेट्री ऑपरेशन इज दैट ऑपरेशन विच व्हेन अप्लाइड टू अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर लीव्स द स्ट्रक्चर इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है अबदलावित, अपरिवर्तनशील, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। दैट इज द एनवायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम। अभी एनवायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर या एनवायरमेंट ऑफ लैटिस स्पेस क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छे से बताया है और अगेन थोड़ा सा बता देती हूँ। एनवायरमेंट का मतलब है, एनवायरमेंट सेम रहने का मतलब है कि अगर मैं स्पेस लैटिस में, सपोज करो ये कोई मेरा स्पेस लैटिस है, और अगर मैं स्पेस लैटिस में किसी भी पॉइंट पर बैठ करके देखूं, सपोज मैं यहाँ पर बैठी हूं तो मुझे इधर से जैसा इस पॉइंट पर दिख रहा है सेम वैसा का वैसा मुझे इस पॉइंट से भी दिखना चाहिए। यहाँ से इधर जब मैं देखूं तो सेम वैसा का वैसा एनवायरमेंट मेरा इस पॉइंट पर भी होना चाहिए। यानी कि लैटिस स्पेस लैटिस के ईच पॉइंट पर मेरा जो आसपास का एनवायरमेंट है वो कैसा दिखना चाहिए, एग्जैक्टली सेम दिखना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर एनवायरमेंट, किसमें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, ओके। अब इसके टाइप कितने होते हैं सिमेट्रिक ऑपरेशन के, तो बेसिकली सिमेट्रिक ऑपरेशन 4 टाइप के होते हैं बच्चों। फर्स्ट इज ट्रांसलेशन, सेकंड इज रोटेशन, थर्ड इज रिफ्लेक्शन एंड फोर्थ इज इन्वर्जन। हिंदी मीडियम के बच्चों को भी मैं यही कहूंगी कि ये जो टाइप्स हैं वो आप लोग इंग्लिश में ही याद रखने की कोशिश करें, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए।
तो इसीलिए मैंने इसकी हिंदी लिखी भी नहीं है। फर्स्ट इज ट्रांसलेशन, सेकंड इज रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन। इन सबको हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। ट्रांसलेशन को स्टडी करने से पहले आपको ट्रांसलेशन वेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो बस उसी ट्रांसलेशन वेक्टर को मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है ट्रांसलेशन वेक्टर। देखो, ट्रांसलेशन वेक्टर, तो ट्रांसलेशन वेक्टर बेसिकली इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, टी वेक्टर इज इक्वल टू n1a वेक्टर प्लस n2b वेक्टर प्लस n3c वेक्टर। यानी कि बेसिकली ये क्या बताता है मुझे, तीनों 3D के अंदर, तीनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर कितने इंटरसेप्ट क्या हुए हैं। A इज फॉर x डायरेक्शन, B इज फॉर y डायरेक्शन एंड C इज फॉर z डायरेक्शन। वेक्टर फॉर्म से ये किसी भी पॉइंट के ट्रांसलेशन की। और n1, n2 और n3 मेरे पास में क्या है, उस पॉइंट पे क्या है, इंटरसेप्ट है कि कितना उन्होंने इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट को अंतःखंड कहते हैं हम लोग हिंदी में। इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। एक कोई भी स्पेस लैटिस ड्रॉ करते हैं। सपोज किया ये 2D का स्पेस लैटिस हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं। 3D में मैं यहाँ पे आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती, यू हैव टू विजुअलाइज इट इन 3D, बट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ 2D का। ओके, स्पेस लैटिस है जो 2 डायरेक्शन के अंदर है। एक इज 1 डायरेक्शन, ये मेरा जो 1 डायरेक्शन है वो है x डायरेक्शन, और ये जो मेरी सेकेंड डायरेक्शन है उसको मैं सपोज कर रही हूँ y डायरेक्शन है। तो x डायरेक्शन के अंदर जो इंटरसेप्ट हो रहे हैं वो मैं सपोज कर रही हूँ कि एक चालक बिंदु से दूसरे चालक बिंदु के बीच की डिस्टेंस क्या है, मेरी स्मॉल a है। तो यही डिस्टेंस चलेगी x डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि ये क्या करते हैं, पीरियोडिक होते हैं, सेम डिस्टेंस पर होते हैं। आगे की तरफ भी क्या करेंगे, ये बढ़ेंगे, लेकिन मैंने इसको इतना ही बताया है। और y डायरेक्शन के अंदर मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि इसकी जो एक जालक से दूसरे जालक की y डायरेक्शन की जो एक अंतःखंड या एक इंटरसेप्ट की डिस्टेंस है स्मॉल b, तो यही आगे भी रहेगी स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल b, है ना। ये y डायरेक्शन के अंदर चलेगी डिस्टेंस। अब मैं यहां से सपोज कर रही हूं, ये अगर मेरा ओरिजिन मान लिया मैंने, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं 0,0, है ना, O से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और यहां पर कोई मैंने पॉइंट माना है A वेक्टर, और यहां पर कोई मैंने पॉइंट माना है B, है ना। वेक्टर नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा। तो इस ओरिजिन से इस A पॉइंट की डिस्टेंस को मैं एज्यूम कर रही हूं R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मान लो इसको, और इस ओरिजिन से B पॉइंट की डिस्टेंस को, है ना, मैं एज्यूम करके चल रही हूं R डैश वेक्टर। यहां तक तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। और इस लाइन को मैं डैश डैश से ड्रॉ कर देती हूँ। ये लाइन मैं मान रही हूँ मेरा AB वेक्टर है या AB का लाइन है। अब अगर मुझे इन तीनों डिस्टेंसेस के अंदर कोई रिलेशन निकालना है तो मैं क्या रिलेशन लिख सकती हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स लिख सकते हैं। हम सब ने 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है मुझे कि OA वेक्टर, कौन सा, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ये जो डैश डैश लाइन के अंदर है, विल बी इक्वल टू OB वेक्टर। यही होता है मेरा ट्रायंगल लॉ। OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर विल बी इक्वल टू जो मेरी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। यहाँ पर देखो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मुझे R वेक्टर दिख रही, R डैश वेक्टर दिख रही है। तो मैंने क्या किया, दो जो छोटी डिस्टेंसेस थी उनके समीशन को किसके बराबर कर दिया, मेरी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के बराबर कर दिया। अब मुझे बेसिकली ये जो A पॉइंट है, B पॉइंट है, इनके चाहिए कोऑर्डिनेट्स। तो कैसे कैसे निकालेंगे हम इनके कोऑर्डिनेट्स, देखो पहले A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं। बेसिक यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखो x डायरेक्शन के अंदर अपन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, a प्लस a, यानी कि 2a, तो x डायरेक्शन के अंदर चल गए हम, और y डायरेक्शन के अंदर कितना चले, b प्लस b, है ना। देखो यहाँ से देखो ओरिजिन से b प्लस b, तो 2b मैं किधर चल गई, y डायरेक्शन के अंदर चल गई, तो मैं पहुंच गई a पॉइंट पर। इसके कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अगेन b पॉइंट पे अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो देखो b पॉइंट है मेरा a प्लस a यानी कि 3a, x कोऑर्डिनेट हो गए, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होगा, देखो y में मैंने सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट इसको कवर किया है,
यानी कि स्मॉल b, 3a प्लस बी, 3a कॉमा बी मेरे पास में किसके हो गए, y के b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, अब यहां से अगर मैं OA वेक्टर को निकालना चाहूं तो OA वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है मेरा, r वेक्टर। तो यहां पर देखो r वेक्टर की वैल्यू को अगर मैं लिखूं तो r वेक्टर मेरे किसके बराबर हो जाएगा, r वेक्टर विल बी इक्वल टू, इनके कोऑर्डिनेट्स के वेक्टर के बराबर लिखते हैं हम लोग, 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। ओके, और ab वेक्टर को मैं लिख सकती हूँ t वेक्टर से ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन क्या होता है कि बेसिकली कितना ट्रांसलेशन हुआ a से b के अंदर, है ना, एक तरीके से ये पोजीशन वेक्टर ही मानो। तो ये बराबर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n1a वेक्टर प्लस n2b वेक्टर। तो n1 की जगह क्या हो जाएगा, जितना मैंने इंटरसेप्ट कवर किया a से b तक जाने में, क्योंकि मुझे ab वेक्टर चाहिए, तो a से b तक जाने में देखो बच्चों मैं कितना चली, x डायरेक्शन के अंदर देखूं तो मुझे कितना चलना पड़ा, a डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, और y डायरेक्शन के अंदर देखूं तो माइनस b डिस्टेंस। देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड के अंदर मैं a डिस्टेंस कवर किया और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मैंने b डिस्टेंस अगर कवर कर दिया तो क्या मैं b पॉइंट पर पहुंच गई, एग्जैक्टली। तो यही मेरे पास में ट्रांसलेशन वेक्टर हो जाएगा। कैसे, देखो a वेक्टर x डायरेक्शन के अंदर माइनस साइन लगेगा क्योंकि मैं डाउनवर्ड y डायरेक्शन के अंदर आ रही हूँ, माइनस b वेक्टर, ये किसके वैल्यू हो जाएगी, t वेक्टर की, और t वेक्टर किसके बराबर है मेरा, ab वेक्टर के। तो बस यही मेरा OA वेक्टर बराबर हो जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, और ab वेक्टर बराबर है मेरा t वेक्टर के, जो बराबर हो जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर के। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया जाए, और इक्वेशन नंबर 1 में OA और AB की अगर मैं वैल्यू को पुट करूं तो यहां पर आ जाएगा 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस a वेक्टर माइनस b वेक्टर। इसको आगे मैं सॉल्व करूं तो यहां पर देखो आ जाएगा मेरे पास में 3a वेक्टर, 2 में से 1 जाएगा तो अगेन मेरे पास में b वेक्टर बचेगा। ठीक है, तो क्या ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो b पॉइंट के मिले हैं मुझे, जी बिल्कुल, 3a, b इज द कोऑर्डिनेट ऑफ b, और आई कैन से इट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ OB, है ना, इज इक्वल टू OB वेक्टर, है ना। अगर मैं इसका डायरेक्टली r डैश वेक्टर की भी वैल्यू निकालूं तो r डैश वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन टू OB वेक्टर। ये प्रूव हो गया। तो इसी टाइप की सिमेट्री को ही जो हमारी जो फर्स्ट सिमेट्री है, ट्रांसलेशन सिमेट्री, ये कहा जाता है। तो आपको ट्रांसलेशन वेक्टर भी समझ में आ गया, उसी टाइप से ट्रांसलेशन सिमेट्री भी समझ में आ गई। अब ये सिमेट्री कैसे हुआ, देखो मैंने क्या किया, यहां से इसका पोजीशन वेक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट किया और डायरेक्टली ट्रांसलेशन वेक्टर से OB वेक्टर की वैल्यू निकाली। इन दोनों केस के अंदर जो इनकी पोजीशन आई वो कैसी आई, इक्वल आई। तो इस टाइप की सिमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन सिमेट्री। तो इसकी डेफिनेशन को अब हम देखते हैं कैसे लिखेंगे, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना होगा तो यहाँ पर आप इस ट्रांसलेशन वेक्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। इसके बाद में हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे दैट ट्रांसलेशन ऑपरेटर इज अ ऑपरेटर which when applied to a lattice point gives you a new lattice point which has identical surrounding like first lattice point। यानी कि यहाँ पर जब मैं P पॉइंट पे थी, इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में पॉइंट मेरा P गिवन है, जब मैं P पॉइंट पर थी और मैंने ट्रांसलेशन ऑपरेटर का यूज किया तो मैं Q पॉइंट पर आ गई। तो P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पे मेरे को उसकी जो सराउंडिंग मिलेगी वो कैसे मिलेगी, एग्जैक्टली सेम मिलेगी, आइडेंटिकल मिलेगी। और एनवायरमेंट इस, देखो यहाँ पे मैंने साइड में लिखा भी है, एनवायरमेंट इज सेम एट P एंड Q सिंस एवरी लैटिस पॉइंट हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग, दैट्स इट। और T वेक्टर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने अभी आपको बताया है इस वाले टॉपिक में, ट्रांसलेशन वेक्टर वाले टॉपिक में। तो हमारी जो नेक्स्ट सिमेट्री है वो हम देखते हैं रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल से पहले हम लोग रिफ्लेक्शन सिमेट्री देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है, देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन नाम से पता चल रहा है, रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया कि बेसिकली मिरर में हम क्या देखते हैं, अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं।
इन द सेम वे मेरा क्रिस्टल 3D के अंदर मैं देखूं अगर, तो मेरे क्रिस्टल के अंदर कोई एक प्लेन ऐसा होना चाहिए वहां से देखने पर मेरा जो क्रिस्टल है वो मुझे आइडेंटिकल लगे। यानी कि सपोज करो कि कोई क्या हो, चूड़ी हो तो अगर चूड़ी को मैं बीच में से काट दूं, सपोज करो मेरी चूड़ी है, इसको मैंने क्या किया, बीच में से एक ऐसा प्लेन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर देखिए जैसा कि ये क्या है, चूड़ी है, इसके बीच में अगर मैं ऐसा प्लेन ड्रॉ कर दूं तो अब देखो ये अगर इसको मैं फर्स्ट पार्ट मानूं और इसको सेकंड पार्ट मानूं तो मेरा फर्स्ट पार्ट और मेरा सेकंड पार्ट दोनों कैसे दिख रहे हैं, मुझे सिमिलर दिख रहे हैं। और किसके अबाउट सिमिलर दिख रहे हैं, ये जो मेरी लाइन है, इस पेन से जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है उसके अबाउट। ये तो मैंने वर्टिकली इसको सिमेट्रिक किया है। और अगर मुझे हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिक करना होगा तो मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा पेन है या ये जो मेरी लाइन है उसको कैसे रख दूंगी, कुछ इस तरीके से रख देंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने रीजन 1 मान लिया, इसको मैंने रीजन 2 मान लिया और ये क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई। तो इस टाइप की सिमेट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन सिमेट्रिसिटी। तो आइए अब देखते हैं कि इसको हम लोग लिख के कैसे आएंगे। अ क्रिस्टल इज सेड टू possess रिफ्लेक्शन सिमेट्री इफ देयर एग्जिस्ट अ लाइन और अ प्लेन। देखो 2D के लिए क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी, और वही मैं अगर 3D में देखूं तो वो क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। ठीक है, 2D के लिए आप चूड़ी अज्यूम कर लो और 3D के लिए आप जो अपनी बॉल होती है उसको अज्यूम कर सकते हो, है ना। लाइन और अ प्लेन विच डिवाइड्स द क्रिस्टल इनटू 2 आइडेंटिकल हाल्व्स विच आर मिरर इमेज टू ईच अदर। इतना सा जस्ट आपको लिखना है रिफ्लेक्शन में, दैट्स इट। और यहाँ पर आप ये टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सामने वाले को। अब इसके बाद में जो हमारा थर्ड सिमेट्रिक ऑपरेशन है वो देखते हैं हम, रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक ऑपरेशन। वो क्या कहता है, रिफ्लेक्शन हमने देख लिया है, रोटेशन अब हम देखेंगे, रोटेशन सिमेट्रिक ऑपरेशन। रोटेशन सिमेट्रिक ऑपरेशन बेसिकली देखो बच्चों क्या होता है, रोटेशन नाम से क्या पता लग रहा है कि मुझे क्या करना है, रोटेट करना है चीजों को। तो मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ एक स्क्वायर का। सपोज करो देखो यहाँ पर मेरा स्क्वायर है ABCND। अब मुझे इस स्क्वायर को इस तरीके से रोटेट करना है कि अगेन वो इसी ओरिएंटेशन के अंदर आ जाए। ओरिएंटेशन का मतलब समझते हैं, जैसे AB नीचे की तरफ हो, BC किधर हो, राइट हैंड साइड की तरफ हो, मेरा AD कैसा हो, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो, और DC कैसा हो, ऊपर की तरफ हो, है ना। तो इसको मैं क्या कहूंगी, इसका टोटली ओरिएंटेशन कहूंगी। तो अगर देखो मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया, जैसा ये एरो बता रहा है AB, तो मेरा AB कहाँ आ जाएगा, यहाँ की तरफ आ जाएगा। फिर मैंने उसको और 90 डिग्री पे रोटेट किया, तब मेरा AB यहाँ आ जाएगा। फिर मैंने इसको और 90 डिग्री रोटेट किया, तब मेरा AB यहाँ आ जाएगा DA की जगह। और अगेन मैं इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दूं तो क्या मैं AB वापस AB की जगह आ जाएगा, हाँ बिल्कुल वापस AB की जगह आ जाएगा। तो यही है मेरी रोटेशनल सिमेट्री, कि मैंने इसको कितनी बार रोटेट किया तब क्या हुआ, वो मेरा जो क्रिस्टल है, यहाँ पर क्रिस्टल क्या है कि स्क्वायर शेप माना है, वो मेरा क्रिस्टल क्या है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल ओरिएंटेशन में अगेन आ गया। ठीक है, तो मैंने इसको 4 बार रोटेट किया। देखो फर्स्ट रोटेशन यहाँ पर, सेकेंड रोटेशन में यहाँ पर, थर्ड रोटेशन में यहाँ पर, और फोर्थ रोटेशन में अगेन ये AB अपने ओरिजिनल या इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के रोटेशन को या इस टाइप के फोल्ड्स को, ये जो रोटेशन करते हैं उसको हम लोग नंबर ऑफ फोल्ड्स कहते हैं। इस टाइप के फोल्ड्स को हम रोटेशनल सिमेट्रिक ऑपरेशन के अंदर लिखते हैं। ओके, तो अब अगर देखो इस एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर n मैंने मान लिया, मेरे पास में क्या है, नंबर ऑफ फोल्ड्स है, कितना रोटेट कर रही हूँ मैं, 90 डिग्री का रोटेशन दे रही हूँ, विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि पूरा एक रोटेशन में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर n कितनी बार आ जाएगा, 4, n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 4 फोल्ड्स रोटेशनल सिमेट्री। 4 बार अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो ये सिमेट्रिसिटी को शो करेगा, इसीलिए इसकी 4 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री है। n की जो वैल्यू है बच्चों 1 2 3 4 हो 6 भी हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू 5 और 7 के इक्वल नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि n की वैल्यू क्यों 5 और 7 नहीं हो सकती। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि n की वैल्यू जो है 5 और 7 के बराबर नहीं होती है। तो डायरेक्टली इसके लिए अगर हमको एक फॉर्मूला लिखना हो, यहाँ पर मेरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है स्क्वायर के केस में, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार एंगल 90 डिग्री ही रहे। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले को बनाने के लिए लिख सकते हैं
एन थीटा विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों लिखना है? क्योंकि मुझे क्या करना है, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना है, तो पूरा एक रोटेशन लगेगा। तो पूरा एक रोटेशन में एंगल जो बनता है कितना बनता है टोटल? 360 डिग्री। ओके, तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय एन, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोल्ड एंड एन इज नॉट इक्वल टू 5 एंड 7। इसको कीप इट इन योर माइंड, एन की वैल्यू कभी भी 5 और 7 के बराबर नहीं हो सकती। अब इसकी लैंग्वेज देखते हैं। लैंग्वेज देखने से पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो ये क्या है, मेरा सर्कुलर कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अब इसको आप ऐसे समझ लो, सपोज करो ये क्या है, मेरा कोई साइकिल का व्हील है, जिसके अंदर यहाँ पर क्या है, उसकी यहाँ पर स्ट्रेन्स इसके लगे हुए हैं। तो A B C D E F G एंड H, तो H तक टोटल मेरे पास कितने हो गए? 8 पॉइंट्स मुझे मिल गए। अब ये क्या कर रही हूँ मैं, इसको 30 डिग्री पे अगर रोटेट करूँ तो मुझे नंबर ऑफ फोल्ड्स कितने मिलेंगे? तो डायरेक्टली मैं इस फॉर्मूले में लिख दूं, यहाँ पे देखो 360 डिवाइडेड बाय 30। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर मुझे नंबर ऑफ फोल्ड्स निकालने हो तो मैं क्या इसमें इसको कैसे निकालूंगी? 12, यानी कि मुझे 12 टाइम रोटेट करना पड़ेगा, तब वापस मैं उसी पोजीशन पे पहुंचूंगी। इसके लिए मेरे पास में क्या आ जाएगा? 12, एन इज इक्वल टू 12 टाइम्स। ओके, अब हम देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। अ क्रिस्टल इज सेट टू पजेस रोटेशनल सिमेट्री इफ क्रिस्टल रिमेन्स इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब जिसमें कोई बदलाव ना हो। इनवेरिएंट आफ्टर रोटेशन थ्रू एंगल थीटा। अगर मैं थीटा एंगल से उसको रोटेट कर दूं और उसमें क्या रहे, वो इनवेरिएंट रहे मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो इस टाइप की रोटेशनल सिमेट्री, इस टाइप की सिमेट्री को क्या कहते हैं? रोटेशनल सिमेट्री। अब हमारा लास्ट सिमेट्रिक ऑपरेशन हम लोग देखते हैं, इन्वर्जन सिमेट्रिक ऑपरेशन। इन्वर्जन सिमेट्रिक ऑपरेशन देखो बच्चों क्या कहता है, ये सिर्फ और सिर्फ 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए ही एप्लीकेबल होता है, 2D क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अब तक जो हमने सारे सिमेट्रिक ऑपरेशन पढ़े हैं वो 2D एंड 3D दोनों के लिए वैलिड होता है, लेकिन इन्वर्जन का जो केस है ओनली एंड ओनली किसके लिए वैलिड है? 3D के लिए। तो इन्वर्जन सिमेट्री कहती है कि अगर कोई भी क्रिस्टल में एक पोजीशन वेक्टर R मानी, सपोज करो यहाँ पर देखो क्या है मेरा, इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। सपोज करो यहाँ पर कोई मेरा क्यूब है, आपको जूम इन करके दिखाते हैं वही डायग्राम। 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे वैलिड है, इसीलिए मैंने क्या बनाया? 3D क्रिस्टल बना दिया। यहाँ पर इस पे कोई ओरिजिन मैंने सपोज कर लिया। ओके, अब यहां से किसी r डिस्टेंस पे यहाँ पर क्या है, कोई लैटिस पॉइंट है ना, कॉर्नर पर, और यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r, और इसको मैं मान रही हूँ ओरिजिन, है ना, सेंटर को मान लिया मैंने ओरिजिन O पॉइंट। तो मेरी इन्वर्जन सिमेट्री ये कहती है कि अगर ओरिजिन से स्मॉल r पोजीशन वेक्टर पर कोई लैटिस पॉइंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट -r पोजीशन पर भी एक कोई लैटिस पॉइंट एग्जिस्ट करता है जो कि इसके एकदम इक्वल हो, आइडेंटिकल कंडीशन के अंदर हो। यानी कि इस O से अगर मैं r डिस्टेंस इधर की तरफ मिलूंगी, जो कंडीशंस मुझे यहाँ मिलेगी, यानी जिस तरीके का ओरिएंटेशन मुझे इस लैटिस पॉइंट पर मिलेगा, इस जालक बिंदु पर मिलेगा, वैसा ही मैं -r डिस्टेंस पर अगर ट्रेवल करूंगी तो यहाँ पर भी मुझे सेम वैसा ही क्या मिलना चाहिए? ओरिएंटेशन मिलना चाहिए। हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा पॉइंट, अगर किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो उस टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे इन्वर्जन सिमेट्री में है। इन्वर्जन सिमेट्री है ना, इन्वर्जन सिमेट्री के अंदर वो क्या रहेगा? मेरा क्रिस्टल रहेगा। तो बस इसको अब लिखेंगे कैसे, वही हमको देखना है। समझना तो सिर्फ इतना से, पेन के एग्जांपल से भी देखे। देखो अगर ये मेरा पेन है तो ये क्या इन्वर्जन सिमेट्री में है। सपोज करो ये मेरा पेन है, इसको ऐसा लिख देते हैं खड़ा। अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं, इसके इन्वर्स करूं, यानी कि इसको जस्ट उल्टा कर दूं, तो क्या ये सिमेट्रिक कंडीशन में है? जी नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे इस जालक बिंदु पे जो एनवायरमेंट था वो इस जालक बिंदु पे एनवायरमेंट है नहीं, लेकिन कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के अंदर ऐसा रहता है। तो उन क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि वो किसमें है? इन्वर्जन सिमेट्री के अंदर है। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं हम। देखो
इन्वर्जन सिमेट्री इट इज एप्लीकेबल ओनली टू 3D क्रिस्टल लैटिस, ये हमने पहले ही बता दिया था। इट इज अ पॉइंट ऑपरेशन। पॉइंट ऑपरेशन का क्या मतलब होता है कि बेसिकली क्या होता है, ये पॉइंट्स के साथ में देखी जाती है, मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी क्या करते हैं हम लोग, स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको देखते हैं। A crystal is said to possess inversion symmetry if for every lattice point R there is exists a lattice point at position minus R, है ना। हर लैटिस पॉइंट R डिस्टेंस पर हो तो एक पोजीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए जो किस पर हो, -R की तरफ हो। तो इस टाइप की सिमेट्री को हम लोग क्या कहेंगे, इन्वर्जन सिमेट्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस